हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और 4 शिफ्टों का पेपर भी समाप्त हो चुका है। तो जिस तरह से जीएस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आज की इस क्लास में पूरे पेपर का सोल्यूशन देखने वाले हैं। यदि अभी आप सभी का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है तो आज की इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके पूरे चारों शिफ्टों के आधारित पर आज का ये क्लास होने वाला है। और इस क्लास से आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह के सवाल आपके पेपर में आपके शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। तो अपने शिफ्ट से पहले इस क्लास को पूरा जरूर देख कर जाइएगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगे कि किस तरह के सवाल जीएस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के सवाल पूछे जाएंगे। तो बेस्ट 50 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। टारगेट आप पूरे 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन रख कर जाइएगा, सारे क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा। ओके। और साथियों, आप सभी का एग्जाम किस डेट को होने वाला है वो भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि लगातार जो आपका पेपर हो रहा है उसके आधारित पर शाम को 7:05 पर पूरे पेपर का सोल्यूशन भी करवा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके। तो आज का पहला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शीर्षकों के उन्मूलन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शीर्षकों के उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 है। तो पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर है। याद रखिएगा, अनुच्छेद से लगभग 3 से 4 सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। ओके। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। किस संविधान संशोधन ने निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी? किस संविधान संशोधन ने निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी थी? तो 42वें संविधान संशोधन ने। ऑप्शन सी सवाल के राइट आंसर हैं। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। मोट की मस्जिद का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? मोट की मस्जिद का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो सिकंदर लोदी शासक के शासनकाल में हुआ था मोट की मस्जिद का निर्माण। तो 3 के ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसने लिखी है? बताएंगे कि इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे आपके आने वाले शिफ्टों के लिए। भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को। ऑप्शन सी सवाल के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के उपविजेता टीम कौन सी थी? बताएंगे जो 17वां इंडियन प्रीमियर लीग हुआ था 2024 में, उसकी उपविजेता टीम कौन सी थी? तो सनराइजर हैदराबाद थी। विजेता टीम कौन सी थी? कोलकाता नाइट राइडर्स थी। ध्यान रखिएगा, केकेआर ने एसआरएच को हराया था। तो इस सवाल के डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन कौन थे? श्रेयस अय्यर थे। और सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन कौन थे? पैट कमिंस थे, जो कि ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन इस टाइम। ध्यान रखिएगा। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 का कौन सा संस्करण खेला गया था? पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 का कौन सा संस्करण खेला गया था? तो 17वां संस्करण खेला गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए क्रैक की पीडीएफ आ चुका है, जो आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर के पूरे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी पीडीएफ में आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, एक भी क्वेश्चन इस पीडीएफ से बाहर नहीं जा रहे हैं। रीजनिंग के जो पूरे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसी पीडीएफ से आपको मिल जाएंगे, जिनका एग्जाम 21, 22, 23, 24 दिसंबर या आने वाले शिफ्टों में भी होने वाला है। इस पीडीएफ को आप एक बार जरूर देखिए। ये पीडीएफ मात्र 50 रुपये का आपके लिए होने वाला है। इस नंबर पे आपको मैसेज करना और ये पीडीएफ अपने पास मंगा लेना है। जरूर से जरूर इस पीडीएफ को आपको पढ़ना है अपने पेपर से पहले। यदि कल भी आपका एग्जाम है तो इस पीडीएफ को एक नज़र में आप जरूर देखिएगा। ओके। तो चलिए अगला सवाल को चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने स्टार्ट की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट की थी।
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, लोक नृत्य लेजिम किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य लेजिम किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारत में पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो वर्ष 1975 में हुई थी। ऑप्शन ए सॉल्व राइट आंसर हो जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर देखिए अभी पूरे महीने तक चलने वाले हैं, जनवरी के महीने में भी चलने वाले हैं। तो इसलिए जो भी आपका एक दिन में 2 शिफ्ट हो रहे हैं उसके आधारित पर पूरे पेपर का सोल्यूशन करवा रहे हैं। यदि आप सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहे हैं तो नोटिफिकेशन को भी आप अभी ऑन कर लीजिए। ओके, चौपख्या त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? चौपख्या त्यौहार ये किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो उत्तराखंड राज्य में। बिल्कुल बेसिक सवाल पूछे रहे आपके पेपर में, जाते कठिन सवाल नहीं पूछे जा रहे। यदि आपका बेसिक क्लियर है और जीके जीएस में यदि आप उस पीडीएफ को पढ़ लिए तो भाई आप आराम से पूरे लगभग 50 क्वेश्चन में 40 प्लस तो स्कोर कर ही ले जाएंगे। तो कंप्यूटर के सवाल देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू और रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम घटक सीधे ये किससे जुड़े होते हैं? तो सीपीयू और रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम ये मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम है जो कि सीधे किससे जुड़े होते हैं? तो मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी? जब दिल्ली पुलिस का पेपर 2023 में हुआ था तो हर शिफ्ट में लगभग 3 से 4 सवाल पंचवर्षीय योजना पूछे जा रहे हैं और 2025 में एक बार फिर से ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फेवरेट टॉपिक बन चुका है पंचवर्षीय योजना। यदि आपको 4 नंबर फिक्स करने अपने पेपर में तो पंचवर्षीय योजना के सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके पेपर में सारे सवाल मिल जाएंगे। तो भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू की थी? तो याद रखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 में शुरू हुई थी और 56 में समाप्त हुई थी। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? तो 31.15%। ऑप्शन सी सॉल्व राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? तो 1982 में लागू हुई थी। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? वो तो 29 इंच की होती है। बी ऑप्शन इस सवाल के राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, नारंग कप किस खेल से संबंधित है? नारंग कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार किस वर्ष में पारित किया गया था? भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1948 में पारित किया गया था। ओके, ऑप्शन सी सॉल्व का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली शहर में स्थित है। ऑप्शन ई सॉल्व का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी वित्तीय सुधारों सहित उदारीकरण को अपनाया गया? भारत की किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी वित्तीय सुधारों सहित उदारीकरण को अपनाया गया था? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? आप यदि पेपर का एनालिसिस कर रहे होंगे तो हर शिफ्ट में लगभग 2 सवाल संशोधन से पूछे जा रहे हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? तो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो अनुच्छेद 74 के तहत। तो इस सवाल के बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश, भारत के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश, भारत के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो रोहतांग पास जोड़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? एक सवाल पूछे रहे पेपर में। भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस संविधान से अपनाया गया? तो ब्रिटिश संविधान से अपनाया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो दीघी बंदरगाह, ये गुजरात में स्थित नहीं है। ओके, ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। किस आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं? किस आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं? तो 18 से 70 वर्ष के लोग। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो दिहांग कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? बताएंगे कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो ये उत्तरी भारत का एक प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। छऊ में योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? छऊ में योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गोपाल प्रसाद दुबे को किया गया था। ओके, तो इस सवाल के बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। अदिति योजना कब शुरू किया गया था? अदिति योजना कब शुरू किया गया था? तो 31 जुलाई 2024 को शुरू किया गया था कि 4 मार्च 2024? अदिति योजना शुरू किया गया था 4 मार्च 2024 को, ध्यान रखिएगा। ओके, ऑप्शन इस सवाल के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। महिला शतरंज चैंपियन 2024 की विजेता कौन है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, क्योंकि जितने भी करंट के सवाल पूछ रहे हैं 2024 का ही पूछ रहे हैं। 2025 के बहुत कम देखने को मिला है, अधिकतर 2024 के सवाल पूछे जा रहे हैं। महिला शतरंज चैंपियन 2024 के विजेता कौन थे? तो कोनेरू हम्पी थे। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। वर्तमान में गुजरात राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आप सभी को वर्तमान में कौन क्या है सारे सवाल को देखकर ही जाना है। पेपर में 1 से 2 सवाल पूछ रहे हैं हर शिफ्ट में। तो वर्तमान में गुजरात राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सुनीता अग्रवाल है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? तो फेरा अधिनियम पेश किया गया था। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद निम्नलिखित में से किन वर्षों में योजना अवकाश लिया था? सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद किन वर्षों में योजना अवकाश लिया था? तो 1990 से लेकर 1992 तक योजना अवकाश लिया था सरकार ने, वो भी 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। ओके, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है? किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है? तो स्वामित्व योजना के तहत। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन रिटर्न ग्राहकों के कितने वर्ष का हो जाने के बाद दिया जाता है?
अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन रिटर्न ग्राहक के 60 वर्ष के हो जाने के बाद दिया जाता है। ऑप्शन ए सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे 60 वर्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। किसी भी व्यावसायिक बैंक के MID कोड में कितने अंक होते हैं? किसी भी व्यावसायिक बैंक के MID कोड में कितने अंक होते हैं? तो पूरे 7 अंक होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। तो मैथ के सॉल्व देखेंगे। जो मैथ के पूरे 15 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में, यदि आपका बेसिक पूरा हर एक सब्जेक्ट का क्लियर है तो आप आराम से 12 से 13 क्वेश्चन तो अपने शिफ्ट में आराम से कर ले जाएंगे, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये सवाल को हल करिए आप लोग। सवाल क्या दिया है कि 8 सदस्य वाले एक परिवार का औसत वजन 56 किलोग्राम है। दादा और दादी परिवार से मिलने आए। अब परिवार के सदस्यों का औसत वजन 64 किलोग्राम हो गया, तो दादा दादी का औसत वजन केजी में कितना होगा? चलिए सॉल्व करिए सॉल्व को। कैसे इसे आप सॉल्व कर रहे हैं बताएंगे। यदि 8 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत वजन 56 किलोग्राम है, ठीक है, तो 8 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत वजन 56 किलोग्राम है, यानी 8 गुणे 56 के बराबर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 छंग 48 को 4, 8 पंजे 40, 4 यानी 44, यानी 448 के बराबर हो जाएगा। दादा और दादी परिवार से मिलने आए, यानी जब उस कोई परिवार में 8 लोग हैं और ऊपर से 2 लोग और आए, यानी यहाँ पे दादा दादी आ रहे हैं, तो कितने लोग हैं टोटल? 10 लोग हो जाएंगे। अब जो परिवार के सदस्यों का औसत वजन होगा वो 64 किलो हो गया, यानी 10 गुणे 64 इस बार हो जाएगा, तो 640 के बराबर हो जाएगा। तो दादा दादी का औसत वजन बता दीजिए आप लोग, सिंपल सा बताइए कितना आएगा। इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर। कौन सॉल्व करा इस सॉल्व का राइट आंसर बताएंगे सभी। तो 640 में से पहले 448 को माइनस करिए, कितना आएगा? 640 में से 448 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ से 10 में से 8 घटा 2, ठीक, फिर उसके बाद 13 में से 4 घटा 9, 5 में से 4 घटा 192, और दादा दादी का औसत वजन पूछा है। तो हम औसत कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, जितना संख्या दिया रहा तो उससे भाग कर देते हैं। तो सवाल हमसे केवल दादा दादी का पूछा है, यानी 192 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई बताइए? 2 9 18, 2 छक्के 12, यानी कितना हो जाएगा? 96 किलोग्राम हो जाएगा आपके दादा दादी के औसत वजन। तो इस सवाल के सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत? चलिए अगला सवाल को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। 40 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 56 किलोग्राम, 69 किलोग्राम और 37 किलोग्राम वजन के 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन केजी में ज्ञात करिए। एवरेज आपको यहाँ पे निकालना है। एवरेज कैसे हम निकालते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ते हैं पहले। 40 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 69 प्लस 37 बटे में टोटल 5 जनों का बताना है, तो भाग कर देंगे 5 से। तो पहले ऊपर के सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। 7 9 16, 16 7 9 16, 16 6 22, 22 9 31, 31 का 1 कैरी 3, याद रखिएगा। 3 6 3 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 और कितना आया था भाई? 22 3 31, 22 3 25, 251 बटे में 5, तो कितना आएगा? 50 25, 50.2 आपका 2 आएगा, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। औसत आप सभी को निकालना है, तो इस सवाल के बी ऑप्शन आपके परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ₹36,000 पर 22% की वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। केवल 8 महीने का पूछ रहा है। एसआई का फॉर्मूला लगाइए और उसको सॉल्व करिए। महीना दिया है आपको, वर्ष में कन्वर्ट करके ही सवाल को हल करना है। महीना दिया, वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 12 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एसआई बराबर प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100, ये फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल आपका सबसे अधिक नंबर में देता है, जो कि 36,000 दे रखा है। रेट हमेशा परसेंटेज में रहता है, जो कि 22, और महीना आपका देखिए टाइम आपका 8 महीना दिया है। 8 करेंगे, लेकिन जो बटे में 100 करेंगे ना, इसे हम 12 से भाग करेंगे, तभी भाई महीने को हम साल में बदल के बताएंगे। 8 महीना दिया है तो साल में बदलने के लिए 12 से भाग करना आपको जरूरी है।
तो देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 12 एकम 12, 12 तेज 36, यानी 30 बार में ये कैंसिल हो गया, 360। ठीक, अब 30 गुणे 22 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 8 गुणे 30 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, और बचा आपका 22। तो देखिए 22 का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो भाई जीरो आ जाएगा, 22 से 88 का 8 कैरी 8, 22 दूना 44, 8 52, यानी भाई 5280 सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। यानी ब्याज कितना होगा, 5280 रुपये, जो कि बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी को समझ में आया? भाई आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, डाउट लेकर आप नहीं चलेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। किस राशि रुपीज में 16% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 3 वर्षों में 240 का साधारण ब्याज अर्जित होगा? सेम वही सवाल है, थोड़ा सा इसमें दिमाग आपको लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बटे में 100। इस बार देखिए 240 का साधारण ब्याज पूछ दिया, यानी इस बार हमसे 240 तो दे रखा है प्रश्न में, प्रिंसिपल पूछ दिया हमसे, रेट हमेशा परसेंटेज में 16, टाइम देखिए इस बार 3 वर्ष पूरा दिया है, तो इस बार हमें 12 से भाग करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब सॉल्व कर दीजिए। तो दोस्त मेरे ध्यान से देखिए, यदि हम 3 का भाग 240 में कराते हैं तो 80 बार में जाता है, क्योंकि 80 तिया आपका 240 होता है। फिर देखिए 16 एकम 16, 16 पच्चीस 80, भाई बटे के में रहता है और इक्वल के ऊपर ऊपर का भाग चला जाता है जब इक्वल के रूप में रहता है। तो यहाँ से 5 बचा, यहाँ पे 100, तो यानी प्रिंसिपल की वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। यानी भाई किस राशि रुपीज में 16% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 3 वर्षों में 240 का साधारण ब्याज कितना होगा, 500 रुपया होगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। यदि क्रय मूल्य रुपीज 4500 है और लाभ 5% है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य रुपीज में ज्ञात करिए। इस सवाल को सॉल्व करिए आप लोग। तो जैसे कास्ट प्राइस कितना दे, कास्ट प्राइस दे रखा है 4500 रुपये, ठीक है, और लाभ भी दे रखा है। लाभ कैसे निकालेंगे पहले हम, तो यदि साथी हम प्रॉफिट निकालते हैं तो कास्ट प्राइस इंटू यहाँ से आपके 5% का निकाल सकते हैं, तो कास्ट प्राइस इंटू 5% निकाल सकते हैं। कास्ट प्राइस कितना दिया है, 4500 दिया है, मल्टीप्लाई बाई 5% को हटाएंगे तो बटे में 100 कर देंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 45 पंजी कितना हो जाएगा, यहाँ से 225 होता है। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट 225 निकल के आ चुका है। तो हमसे क्या पूछा, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पूछ दिया है। प्रॉफिट हमारा 225 निकला है। ध्यान रखिएगा सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, आप सभी को मालूम होगा, कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। कास्ट प्राइस कितना दिया, 4500 दिया है, प्रॉफिट हमने कितना निकाला था, 225 निकाला, तो इसको जोड़ दीजिए, 4500 प्लस 247 यानी 4725 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो जाएगा, 4725, जो कि ऑप्शन डी। तो 43 के डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है आपके। ओके, किसी प्रकार का दिक्कत? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 को। निम्नलिखित में से किन चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो ये 18 बराबर 18 आपको करना है, जो कि यहाँ पे दे रखा है, यानी हर एक ऑप्शन का मदद लेना पड़ेगा। पहला ऑप्शन को हम उठाएंगे, प्लस और गुणा इसमें बदलेंगे इस समीकरण में, उसके बाद सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या 18 आ रहे हैं। चलिए तो पहला ऑप्शन को उठाते हैं, प्लस और गुणा को बदलते हैं इस समीकरण में। 8 माइनस 42 प्लस है तो गुणा हम कर देंगे, 104 भाग 13 गुणा है तो प्लस में बदल देंगे 4। हमें 18 लाना है, तो हम 18 भी लिख नहीं रहे हैं, 18 में लाना इस समीकरण से। तो सॉल्व किया जाए, 8 माइनस 42 गुणे 13 का भाग 100 यानी 1391, 13 बटे 104 प्लस 4, ठीक। 8 माइनस 8 गुणे 42 कितना होगा, 8 दूना 16, 6 1 8 चौका 32 33, तो देखिए 336, तो यही आ गया। हमें तो केवल 18 आंसर लाना है, जो कि पहला ऑप्शन आपका नहीं मैच किया। सेकेंड ऑप्शन पे हम चलेंगे, माइनस और प्लस को बदलेंगे। देखिए 8 माइनस से तो प्लस में बदल दीजिए, पहला ही स्टार्टिंग में दिया है, 42 प्लस उसके बाद देखिए माइनस में बदल देंगे, 104 भागे 13 गुणा 4, ये हमें 18 लाना है। तो इसमें देखिए 8 प्लस 42 माइनस 13 का भाग 104 में देंगे तो 8 बार में जाता है,
मल्टीप्लाई 4 बराबर 18। तो अब देखिए इधर से 8 + 42 माइनस 8 चौका 32, तो 8 और 42 कितना हो जाएगा 50। 50 में से 32 को घटा दीजिए 18 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इस सवाल के। बी ऑप्शन इस सवाल के बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, सभी को समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व करेंगे। यदि ए का 40% बी के 64% के बराबर है तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करिए। सॉल्व करिए। सॉल्व का राइट आंसर कितना आएगा? ए का 40% यानी ए गुणे 40% बराबर बी के का मतलब जानते हैं या के का मतलब गुणा जानते हैं, बी के 64% के बराबर है। जब साथी इक्वल हो तो परसेंटेज कट जाता है, आप सभी को मालूम होगा। तो यहाँ से यदि हमारा नंबर यहाँ से कितना बच रहा है, a इंटू 40 केवल बचा और b इंटू 64 बच रहा है। यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 8 पंजे 40 ये भी कट जाएगा, 18 64 ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से जब हम a/b का फॉर्मेट बनाएंगे तो कितना आएगा 8/5 आ जाएगा, यानी रेशियो कितना निकल के आएगा 8:5 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। ओके, अब तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा काफी अच्छी तरीके से। चलिए अगला सवाल को हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में मदर स्कोल्ड चाइल्ड को SIHI लिखा जाता है और चाइल्ड लव्स फादर को VIFIHI लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में चाइल्ड को कैसे लिखा जाएगा? तो सॉल्व करिए। सिंगल हमसे पूछा चाइल्ड, तो हमने आपको कितनी बार बताया जब सिंगल पूछता है तो कॉमन चेक करिए। तो देखिए पहले वाले कोड में मदर स्कोल्ड चाइल्ड, पहले वाले में चाइल्ड है और दूसरे वाले में भी चाइल्ड है, इसका मतलब कि चाइल्ड कॉमन है, तो इनके कोड में भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। तो चेक कर लीजिए कौन सा। देखिए HI इसमें है, HI इसमें है, तो चाइल्ड का कोड क्या हो जाएगा HI हो जाएगा। तो इस सवाल के ऑप्शन सी राइट आंसर है। किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। कॉमन आपको चेक करना है, जब सिंगल पूछे तो कॉमन चेक करना है, कॉमन मिल गया तो उनके कोड को भी आपको कोई ना कोई कॉमन मिल ही जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? सॉल्व करिए। ZWT WUQ TSN QQK क्वेश्चन मार्क। हमने आपको बताया अक्षरों का श्रृंखला दे तो पहले अक्षर का आपको कोड बनाना है, ZWT और Q, इसको लिखा जाए पहले। जैसे पहला अक्षर Z है, दूसरा W है, तीसरे का पहला T है और चौथे का Q है। इनका नंबरिंग करिए। Z 26, W 23, 20 T 20 होता है, Q 17 होता है। 26 से 23 यानी -3, 23 से 20 -3, 20 से 17 -3। इसमें भाई लॉजिक -3 का लग रहा है। 17 से 3 को घटाएंगे 14, 14 पे कौन अच्छा रहेगा? एन आएगा, यानी हमारे इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो आंसर मिलेगा वो एन से मिलेगा। या तो पहला ऑप्शन होगा या तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हमें जो पहला अक्षर का कोड करने पे और सॉल्व करने पे मिला है वो एन मिला है, यानी हमारा आंसर एन आएगा। अब देखिए पहला ऑप्शन में देखिए NO दिया है और ऑप्शन डी वाले में भी देखिए NO दिया है, तो हम केवल लास्ट अक्षर को कोड करेंगे, या तो क्यों आएगा या तो एच आएगा, हमें मालूम है। यदि हम दूसरा अक्षर को सॉल्व करेंगे तो भाई O आएगा, क्योंकि दोनों में O कॉमन दिया है। तो हम लास्ट केवल अक्षर को सॉल्व करेंगे। T से Q बनाएंगे, Q से N बनाएंगे, N से Q। इसका मतलब कि इसमें भी भाई देखिए आपका -3 हो रहा है, क्योंकि देखिए T होता है 20, Q होता है 17, Q होता है 17। उसके बाद देखिए इसमें N है, N होता है 14, ठीक। फिर उसके बाद देखिए लास्ट वाला K है, K होता है 11, 20 से 17 -3, 17 से 14 -3, 14 से 11 -3। तो उसी प्रकार 11 से 3 माइनस कर देंगे 8, 8 पे एच आ जाएगा। तो एच देखिए किस में? पहले ऑप्शन में, यानी 47 के ऑप्शन इस सवाल के राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों देख सकते हैं इसी तरह के सवाल आपके सभी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। ओके, तो आप सभी को इसी तरह सवाल को तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 48 को हल करिए। एक निश्चित कोड भाषा में रिस्क को 2369 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और क्रैप को 1876 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कोड भाषा में आर के लिए कूट क्या है? सिंगल इस बार आर पूछा है, तो कॉमन चेक कर लीजिए दोनों में, क्या आर है दोनों में? बिल्कुल है। देखिए रिस्क में आर है और क्रैप में भी आर है,
दोनों में आर आर कॉमन है, इसका मतलब कि इन दोनों के कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन दिखाई दे रहा होगा। देखिए कौन सा नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है, हमें तो भाई 6 देखिए कॉमन दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6 इसमें भी 6 इसमें है। जिस प्रकार आर आर दोनों में कॉमन था उसी प्रकार 6 कॉमन था, तो आर का कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि सॉल्व का डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 49। फोम का कोड 9618 लिखा है, मस्ट का कोड 4546 लिख रहा है, तो पूछा केवल यम का, तो कॉमन चेक कर लीजिए ना भाई। यम देखिए फोम में है और मस्ट में भी यम है, इसका मतलब कि इन दोनों के कोड में कोई ना कोई नंबर कॉमन दिखाई दे रहा होगा। कौन सा नंबर इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें भाई भी देखिए 6 दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6 देखिए दोनों में कॉमन है, तो यम का कोड 6 हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। एक निश्चित कूट भाषा में पिंक को 15 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और पेंट को 24 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में वाइल्डनेस को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। इस सवाल को सॉल्व करिए। जैसे पिंक दिया है PINK, पिंक को 15 लिखा है, तो साथियों ध्यान रखिए ये 15 किसी नंबर के स्क्वायर के पास का है, तो 16 का देखिए पिंक में 4 अक्षर हैं, तो 4 के स्क्वायर करते तो 16, 16 में से 1 को कम करेंगे तो 15 होता है। उसी प्रकार देखिए पेंट PAINT, इसका कोड 24, तो ये 24 किस नंबर की स्क्वायर के पास का, तो 25 का। देखिए पेंट में 5 अक्षर है, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 5 का, 25, 25 में से 1 को कम कर देंगे 24। इसका मतलब कि बस इसमें अक्षर जितना है उसका काउंट करने के बाद उसका स्क्वायर करके -1 कर दे रहा है। तो पूछा कि इसका वाइल्डनेस का, तो वाइल्डनेस में हम लोग पहले वाइल्डनेस के सभी अक्षर को काउंट करेंगे, जितना होगा उसका स्क्वायर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 अक्षर हैं, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 में से को कम कर देंगे तो 63 हो जाएगा, यानी सॉल्व का डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों इस तरह से आपके पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका पेपर आने वाले शिफ्टों में होने वाला है। इस पेपर को पूरा जरूर लगा कर जाइएगा, कंप्लीट लगा कर जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्त, आज के शिफ्टों के आधारित पर जो आपका पेपर कंप्लीट होगा वो हम दोपहर में क्लास देने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, और आपका एग्जाम किस डेट को होगा वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा यदि आपने मेहनत किया है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप आराम से कर ले जाएंगे सारे क्वेश्चन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है कि थोड़े से डिफिकल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, आसानी सारे सॉल्व पूछे जा रहे हैं पेपर में। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।